मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, मगर पास रखे स्पीकर के तेज़ म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई ना दिया। मैंने काफ़ी ऊँची आवाज़ में कहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैसेज करो। अगले ही पल उसने मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। स्टेज के दाईं ओर से निकलने का रास्ता है। वहाँ जाओ, उसके पीछे बिल्डिंग है। वहीं कुछ कमरे बने हुए हैं। हम यहीं बैठे हैं दुल्हन के साथ। जब तुम बिल्डिंग की एंट्रेंस पर पहुंच जाओ तो बताना। उसका मैसेज पढ़ते ही मैंने फौरन अपनी चाट की अधूरी प्लेट कूड़ेदान में डाली और उसके निर्देशानुसार चल पड़ा। जब मैं भीड़ में से जगह बनाता हुआ तेज कदमों से उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तो रास्ते में अपनी माँ से जा टकराया। उस समय वो किसी औरत के साथ बातचीत में उलझी थी। रुक रुक आकाश, माँ ने चलते हुए मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया। फिर उन्होंने अपने साथ खड़ी औरत की तरफ देखा और नकली मुस्कान के साथ बोली, ये है मेरा बड़ा बेटा आकाश। चेतना और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों लड़कों में यही बड़ा है, मगर चेतना इन दोनों से बड़ी है। जिस वक्त माँ यह सब परिचय दे रही थी उसी बीच मैंने उस औरत को नमस्ते किया, जिसके बाद उस औरत ने होठ टेढ़े करते हुए मेरी तरफ देखा और अपनी पारखी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, दिखने में तो खासा खूबसूरत है आपका बेटा। कहो तो कोई रिश्ता बताऊं? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अभी हमारा इसकी शादी को लेकर कोई विचार नहीं है। अभी तो उसका कॉलेज है, फिर कोई अच्छी सी नौकरी करेगा, तब जाकर कहीं शादी की बात आएगी। इतनी बातों तक खड़ी रहकर मैं समझ चुका था कि मुझे खुद ही इनसे पीछा छुड़ाकर जाना होगा, वरना उनकी इस पंचायत के खत्म होने के कोई आसार नहीं थे। माँ, मैं जाता हूँ। अंकित मुझे वहां ढूंढ रहा होगा। हाँ हाँ, जा तू। फिर मैं फौरन नेहा की बताई हुई बिल्डिंग पर पहुंच गया। वो एक दो मंजिला इमारत थी। मैंने उसके गेट पर पहुंचकर उसे मैसेज भेजा, गेट पर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? मैंने 2 मिनट तक उसका इंतजार किया। फिर वो मुझे उस बिल्डिंग के कॉरिडोर में नजर आई। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़कर उसे कुछ कह पाता, मेरा फोन बजा और स्क्रीन ने बताया, नेहा कॉलिंग। तुम्हारे बहुत जासूस है ना यहाँ, तो तुम्हारी सलामती के लिए हम कह रहे हैं कि कुछ ना बोलो और हमारे पीछे चले आओ। उसने फोन पर मुझसे बस इतना कहा और बिना पीछे देखे चलती रही। मैं मुस्कुराया और उसके कहे मुताबिक उसके पीछे चल दिया। अब वो आगे आगे थी और मैं पीछे। वो उस कॉरिडोर में अंदर की तरफ चलती जा रही थी। कुछ कदमों बाद कॉरिडोर दाईं तरफ मुड़ गया, जिस तरफ वो भी मुड़ गई। मोड़ लेते ही मेरे ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस कॉरिडोर में आगे की तरफ घुप अंधेरा था। मैं फिर भी चलता रहा। मैंने देखा कॉरिडोर के बीच जहां रोशनी खत्म हो रही थी, वहीं ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। वहां तक आते हुए पंडाल में बजता हुआ म्यूजिक मद्धम पड़ चुका था और किसी भी चीज की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो मुझे उसके हाथों की खनकती चूड़ियां साफ सुनाई देने लगी। उन चूड़ियों की खनक से मेरा दिल और ज्यादा बेचैन हो उठा। अब वो सीढ़ियों में ऊपर के पायदान पर थी और मैं नीचे के। मैंने ऊपर की तरफ देखते हुए दबी आवाज में कहा, नेहा, वहां कहाँ जा रही हो? उसने अपनी फुसफुसाती आवाज में कहा, आओ तो। जब मैंने ऊपर वाली मंजिल पर पैर रखा तो वहां पर भी नीचे जैसा कॉरिडोर था, जिसके बीचों बीच बस एक लाइट जली हुई थी। वो कॉरिडोर के एक कोने पर खड़ी थी, जहां रोशनी कुछ हल्की पड़ रही थी। मैं पास गया तो वो मेरी तरफ शरारती मुस्कुराहट से देख रही थी। मेरे होठ भी उसे इस तन्हाई में देखकर मुस्कुराने लगे। मैं तेज कदमों से बिल्कुल उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। देखा, हमने तुम्हें बदनाम नहीं होने दिया, वो खुद को एक दीवार के सहारे टिकाती हुई बोली। मैं उसके ठीक सामने अपने दोनों पैर फैलाकर खड़ा हो गया। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा इतना ख्याल करोगी। वो कुछ ना बोली, बस मुस्कुरा दी। एक बात कहूं, तुम्हें मेरे साथ इस सन्नाटे में आते डर नहीं लगा? मैंने अपनी बाई बाह अपनी नाभि के पास रखकर उस पर दाई कोहनी टिकाते हुए बेचैनी में अपने अंगूठे के नाखून को चबाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, नहीं, हमने खुद ही तो तुमको बुलाया है, और वैसे भी तुमसे कैसा डर? उसने अपने चेहरे पर बेबाकी के भाव लाते हुए कहा। अगले पल मैंने अपने दाएं हाथ की उंगलियों से अपने बाल ठीक किए और फिर दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में डालता हुआ बोला, एक बात कह दूं? बड़ी शिद्दत से कहने को जी चाह रहा है। हाँ बोलो ना। उसके होठ अब भी मुस्कुराहट में खिंचे हुए थे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ऊपर से तुमने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया, मैं कहकर मुस्कुराया। मतलब? उसने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा।
मैं उसके और करीब गया और अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीमे से बोला, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ऐसी तन्हाई में एक खूबसूरत लड़की को देखकर एक लड़के के जी पर क्या गुजरेगी? नहीं, तुम ही बता दो, उसने नजरें झुकाकर हल्की हंसी में कहा। मैंने अपना चेहरा पीछे किया और फिर सीधे खड़े होकर पूछा, वैसे मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? मुझे अपनी मर्यादा याद थी, इसलिए मैंने खुद पर काबू बनाए रखा, जो बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा कि जिस इंसान से मुझे फोन पर बात करके इतना सुकून महसूस होता है, तो क्यों ना इस शोर शराबे से दूर थोड़ा और सुकून ले लूं। ये उसका जवाब था, जिसने इस बात का हौसला मुझ में भरा कि जो उस समय हो रहा था वो उसी की चाहत के अनुसार हो रहा था, और मैं खुद को निश्चल महसूस करने लगा। लेकिन अगर मेरा मन बेईमान हो गया, जबकि तुम्हारे और मेरे बीच तो कोई रिश्ता भी नहीं, हम कोई नोटों से भरा बोरा थोड़ी है जो हमें देखकर कोई बेईमान हो जाएगा, जो हमें देखकर कोई बेईमान हो जाएगा, उसने मुंह पिचकाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा। उसकी इस बात पर मैं जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। मेरे ठहाके की आवाज को दबाने के लिए उसने फौरन अपने दाएं हाथ की पतली पतली 3 उंगलियां मेरे होठों पर रख दी। ये उसकी तरफ से की गई वो गलती थी जिसने मेरा खुद पर से वो काबू चंद सेकंड में खत्म कर दिया, जिसे मैं पिछले 2 घंटों से जकड़े बैठा था। मेरे होठ मेरे काबू से बाहर आते ही कब उसकी उन उंगलियों को चूम बैठे, ये मुझे भी नहीं पता। उसने शर्माकर फौरन हाथ नीचे कर लिया, मगर तब तक मैं तो काबू खो चुका था। तो मैंने उसके नीचे किए गए हाथ को हिम्मत करके उसकी आंखों में देखते हुए अपने बाएं हाथ से पकड़ा और फिर अपने सीने पर रखते हुए कहा, देखो, महसूस करो, मेरा दिल, तुमने इसे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी इस बात पर वो फिर से मुस्कुरा दी। मैंने उसका हाथ दोबारा चूमा तो उसने नजर झुका ली और कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके मुस्कुराते होठ कपकपाने लगे। मैं उसका हाथ चूमकर उसकी बाह पर और चुंबन अंकित करता जा रहा था, तो उसकी आंखें कभी बंद हो रही थी तो कभी खुल रही थी, जिसके साथ उसकी सांसें जल्दी जल्दी अंदर बाहर होने लगी। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या हो रहा था और मैं क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब अपने आप ही हो रहा है। मैं उसका हाथ पकड़े हुए ही अपना चेहरा उसके झुके हुए चेहरे के पास ले गया। अब मेरी नाक उसके बाएं गाल को छू रही थी। मैंने कराहती आवाज में पूछा, तुम मुझे पागल कर दोगी? मेरी इस बात के बाद मैंने महसूस किया उसने अपनी दाईं बाजू से मेरी कमर जकड़ ली थी। मुझे ये उसकी तरफ से सहमति का इशारा लगा। फिर मैं कहाँ रुक पाता, सो मैं अपने होठों को उसके होठों की ओर बढ़ाने लगा। मगर तभी मुझे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट सुनाई दी। मैं फौरन सतर्क होकर पीछे हो गया। मुझे यूं अचानक पीछे होते देख नेहा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाती आवाज में बोली, क्या हुआ? मैंने भी धीमी आवाज में कहा, कोई आ रहा है, तुम जाओ। वो फौरन अपना दुपट्टा ठीक करती हुई सीढ़ियों की तरफ चल दी। जब तक वो सीढ़ियों के पास पहुंची तो एक बूढ़ा आदमी अपनी घिसी हुई चप्पलों से शोर करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। वो फौरन उसके किनारे से निकलने लगी तो मैं नाटक करता हुआ बोला, आप वॉशरूम नीचे ही देखो, यहाँ तो नहीं है। मेरी इस बात पर नेहा ने मुझे मुड़कर देखा और वो समझ भी गई थी कि मैं उस बूढ़े के सामने नाटक कर रहा था। थैंक्स, इतना कहकर वो नीचे उतर गई। मैंने मुस्कुराकर बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वो अजीब नजरों से कभी मुझको तो कभी सीढ़ियां उतरती नेहा को देखता। फिर वो बूढ़ा मेरी तरफ बड़ा गंभीर होकर देखता हुआ बोला, वो वॉशरूम ढूंढती हुई आई थी, तुम क्या ढूंढते हुए आ गए? मैं मैं भी वॉशरूम देखता हुआ यहाँ पहुंच गया था। वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और पास आया। उसने पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, पिछले कई साल से मैं इस हॉल की देखभाल कर रहा हूँ और हर सीजन में यहाँ लगभग रोज ही शादियां होती हैं। रोज ही कोई ना कोई जोड़ा यहाँ वॉशरूम तलाशता हुआ पहुंच ही जाता है। जाने क्यों कोई बूढ़ा आदमी या औरत ये गलती नहीं करते। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर मुझसे कोई जवाब न बना और मैं चुपचाप नीचे चला आया। उस बिल्डिंग से नीचे उतरते वक्त मेरी नजरें अब भी उसको तलाश रही थी। मैं धीरे धीरे वापस पंडाल की तरफ बढ़ने लगा। कानों में पड़ते म्यूजिक के बावजूद मानो लग रहा था अंदर अब भी उस बिल्डिंग का सन्नाटा और खालीपन हो। एक अजीब सी कसक से मेरा दिल बेचैनी में पागल हुआ जा रहा था। मुझे उसकी सांसें अब भी सुनाई दे रही थी। जब तक मैं वहां रहा तब तक मेरी नजरें उसे ही ढूंढती रही। इस सब के बाद मैं चेतना और उसके घर वालों से मिला। वो औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि मन पूरी तरह कहीं और अटक गया था।
फिर मैं अपने परिवार के साथ घर चला आया।